इससे पिछले वाले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल में जो पहली कैटेगरी है वो है रिपोजिटरी बेस्ड सिस्टम। वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे दैट वुड बी ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो रेपोजिटरी बेस्ड सिस्टम है उसमें जो है वो हमारे पास जो डेटा स्टोरेज होती है वो पैसिव होती है, ठीक है। और जो क्लाइंट होते हैं उस डेटा स्टोरेज के वो एक्टिव होते हैं। जबकि हमारे पास जो ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें हमारे पास जो डेटा स्टोरेज है वो एक्टिव होता है, जबकि जो हमारे पास उस डेटा स्टोरेज के जो क्लाइंट्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास पैसिव होते हैं। तो अब जो ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर है उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब इसकी अगर हम देखें कि ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल की जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि ये ज्यादातर जो है वो जो फर्स्ट लाइक डेवलपमेंट इसके ऊपर जो एक एप्लीकेशन की हुई थी दैट वाज इन 1970s, और वो स्पीच रिकॉग्निशन के लिए जो था वो डेवलपमेंट की गई थी, एक सिस्टम डेवलप हुआ था इस ब्लैक बोर्ड पे। अब इसमें क्या है कि जो आपका ये जो स्पीच रिकॉग्निशन में होता है उसमें नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है कि इसके अंदर इसके जो है वो मल्टीपल इसकी एप्लीकेशंस हैं कि जिसके अंदर आप जो है वो स्पीच रिकॉग्नाइज करके उसके ऊपर मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई इंग्लिश में कोई बोल रहा है तो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन, या उर्दू में अगर बोल रहा है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन एरियाज भी हैं जो कि ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेज इमेज रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन। अगर हम इमेज और या पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करें उसमें जो है वो आर्किटेक्चर स्टाइल ये जो ब्लैक बोर्ड है वो किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, वो आप जो है फेस डिटेक्शन के लिए, फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो दोनों एप्लीकेशंस हैं, फेस डिटेक्शन या फिंगरप्रिंट एनालिसिस, ये दोनों जो है वो इमेज रिकॉग्निशन या इमेज पैटर्न रिकॉग्निशन के अंडर आती हैं, और ये जो है ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर जो है वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई होता है। अब अगर हम देखें इसकी एक और एप्लीकेशन जो है वो वेदर ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी हो सकते हैं कि जो कि ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल के ऊपर बिल्ड किए जाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम वेदर से रिलेटेड या वेदर ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हाँ जी किस एरिया में बारिश होगी या किस एरिया में कितने मिलीमीटर जो बारिश है वो क्या है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो जो ब्लैक बोर्ड का आइडिया है वो बेसिकली कहाँ से आया है, जैसे आपको पता है ब्लैक बोर्ड वर्ड से पता चलता है कोई तख्ता है स्याह। तो बिल्कुल ये जैसे क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहा होता है और वहां पे जो एक टीचिंग लर्निंग का एक जो सीक्वेंस चल रहा होता है, ये बिल्कुल उसी के ऊपर बेस करता है कि जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट जो है वो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जो ब्लैक बोर्ड है वो एक सेंट्रल स्टोर की तरह काम कर रहा होता है जिसके ऊपर जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो लिखे जा सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस या उनकी सजेशंस लिखी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है वो एक अलजेब्रा का एक प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिकेशन है जो बोर्ड के ऊपर लिखता है, और फिर क्या है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनकी एक्सपर्टीज है अलजेब्रा की डोमेन में, वो क्या करते हैं वो एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं और उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन जो है वो जो बोर्ड पे उस टीचर ने लिखा है उसका कोई सोल्यूशन जो है वो डिवाइस करते हैं, प्रपोज करते हैं, राइट। तो अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो एक टीचर स्टूडेंट की टीचिंग लर्निंग वाला जो एक जो लर्निंग और कम्युनिकेशन का ये जो एक पैटर्न है, यही यहाँ पे जो है वो जो है वो ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर का एक कह लें कि उसके क्रक्स में आता है। तो क्या है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और सारे क्या है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और क्या है वो सब जो है वो एक सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इन पैरेलल काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एंड पैरेलल। ये इसका एक एडवांटेज भी है जो हम आगे जाके इस आर्किटेक्चर का जो है हम डिस्कस करेंगे। कोई भी स्टूडेंट जो जिसको हम एजेंट कह रहे हैं वो डिपेंड नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, जब उसने उसको इंफॉर्मेशन को रीड करना है या उसको जब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसने फाइंड आउट करना है। ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर जैसे मैंने बताया वो भी शेयर डेटा स्टोरेज की फिनोमेना के ऊपर जो है ना वो बेस करता है, जैसे रिपोजिटरी जो हमने आर्किटेक्चर पिछले लेक्चर में पढ़ा है, मगर देयर इज अ डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो पैसिव और एक्टिव वाला जो एक इनके दरमियान फर्क है कि अब अगर ब्लैक बोर्ड में हम बात कर रहे हैं कि रेपोजिटरी जो है वो एक्टिव है, वो क्या है कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर में जो कि रेपोजिटरी के साथ जो है ना वो अटैच होते हैं, राइट। तो जब भी कोई डेटा के अंदर चेंज आता है तो जो एक्सेसर्स हैं उसके, यानी कि जो उसके डेटा एक्सेसर्स हैं जो उसके एजेंट्स हैं, उनको जो है वो नोटिफाई कर दिया जाता है, एक ट्रिगर जो है वो दिया जाता है कि
उनको एक नोटिफिकेशन आप ये समझे कि दिया जाता है। ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर में जैसे बात की कि जो रिपोजिटरी है वो एक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो जो वही जो ट्रिगर्स अभी जिनकी हमने बात की है, ये जो इवेंट्स जो हमने जनरेट किए हैं कि कुछ रिलेटेड डेटा जो है वो चेंज हो गया, तो फिर जो भी आपका पर्टिकुलर यूनिट जो भी एक्सेसर है वो फिर क्या करे, उसको क्या कर ले, अपने हिसाब से उसको अपडेट कर दे। रेपोजिटरी आर्किटेक्चर में ये नहीं था, उधर जो डेटाबेस था वो पैसिव था, कि जब भी कुछ चेंज होता था ना, तो डेटाबेस यूनिट जो है, जो कि एक्सेसर्स उसको यूज कर रहे थे, उन एक्सेसर्स को खुद चेक करना पड़ता था कि कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ। राइट, वहां पे ट्रिगर्स इस तरह से एसोसिएटेड नहीं थे। वहां पे जो है वो जब भी कोई चेंज आती थी डेटाबेस यूनिट में, तो जो एक्सेसर्स खुद उनको चेक करना होता था चीजों को। अब जो ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर है वो उसकी मल्टीपल जो है वो एप्लीकेशन डोमेन्स हैं, या ये एप्लीकेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने बात की स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी सिस्टम्स, इसके अलावा बिजनेस रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह के मल्टीपल एप्लीकेशन एरियाज है जहाँ पे ये वाला आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो यूज किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि क्या फीचर्स है ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल के, तो क्या है कि डेटा डायरेक्टेड और डेटा ड्रिवन। अब ये के फीचर्स हैं। डेटा डायरेक्टेड का क्या मतलब है कि जितने भी इन्वॉल्व एजेंट्स हैं जो कि ब्लैक बोर्ड को यूज करते हैं, वो डेटा को रीड भी कर सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि डेटा जो है वो इन भी होता है उन एजेंट से और आउट भी होता है। राइट, राइट, डेटा जो है वो क्या है, इन और आउट दोनों जो है ना वो एजेंट्स को यूज करते हुए आप करते हैं। अब डेटा ड्रिवन का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि डेटा की नेचर पे डिपेंड करते हुए डिसाइड करते हैं हम कि हमने उसको स्पेसिफाई किस तरह करना है। ठीक है, कि अब डेटा को देखते हुए उस डेटा को आपने कैसे स्पेसिफाई करना है, कैसे स्टोर करना है, किस तरह के टूल्स जो हैं वो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो है वो यूज होंगे। अब अगर हम देखें कि एक और जो फीचर है ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर का, कि जब हमने आप ये कर सकते हैं कि इसको समझने के लिए कि इसके अंदर सिस्टम की डिकम्पोजिशन, कि आप इसको जो है वो दो पार्टीशंस में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शेयर्ड आर्किटेक्चर की या डेटा सेंट्रिक जो हमने बात की, कि हम उसमें क्या है कि हमारे पास एक जो है वो क्या है, वो हमारे पास है डेटा स्टोरेज। ठीक है, और डेटा जो है वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा डेटा होगा आपका हाइपोथेसिस या फैक्ट्स की फॉर्म में। अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टैट्स का कोर्स पढ़ा तो आपको पता होगा कि फैक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोई भी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बाहर जो है वो सूरज निकला हुआ है, तो क्या है, इट्स अ फैक्ट। जबकि हाइपोथेसिस क्या होता है, कि जब हम किसी कह लें कि किसी फिनोमिना के अगेंस्ट हमको जब कोई एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, ठीक है, और फिर वो जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, वो उस फिनोमिना को इन्वेस्टिगेशन के लिए कह लें कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट जो है ना वो होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ किसी एग्जाम्पल को कि बाहर जो है वो ब्राइट है, तो इसका मतलब है कि मे देयर इज अ चांस कि प्रोबेबली सूरज जो है वो निकला हुआ है। तो दिस इज हाइपोथेसिस। तो अब ये जो डेटा सेंट्रिक जिसमें हम जो हमने फंडामेंटल इसका जो मेन इसका जो आर्किटेक्चर जो जिसको जो इसका मतलब कह लें कि मेन इसकी जो बैकबोन है या मेन खानदान जिसे कह लें, जैसे हम बिलोंग करते हैं डेटा सेंट्रिक, ये दोनों आर्किटेक्चर्स हैं, वहां पे हम इन एजेंट्स को जो है ना वो जो इसके साथ एक्सेसर्स हैं उनको हम क्या कह रहे थे, हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कह रहे थे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिपोजिटरी में हमने इनको क्या कहा है, हमने इनको क्या कहा है, एजेंट्स। जबकि ब्लैक बोर्ड में हम इनको जो है वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को कहते हैं हम नॉलेज सोर्स। तो आपने ये कुछ चीजें याद रखनी है कि जब डेटा सेंट्रिक था तो हम उनको क्या कह रहे थे, उन उसके एसोसिएटेड जो उसके साथ जो एंटिटीज थी जो उसके साथ उसको लिंक कर रही थी, उसका क्या हम कह रहे थे, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। जबकि जो रेपोजिटरी आर्किटेक्चर है उसमें हम उसको क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे उसको एजेंट्स। और यहाँ पे जो है हम जो है उसको क्या कह रहे हैं, नॉलेज सोर्स। अब नॉलेज सोर्स जो है वो डेटा को स्टोर कर रहा है, मगर स्पेसिफिक डोमेन के डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं नॉलेज सोर्सेज। ठीक है, वो अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं। हर नॉलेज सोर्स जो है वो अपने एक डोमेन का एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि क्लास में हर स्टूडेंट जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो जावा के एक्सपर्ट होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो C++ के नॉलेज सोर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पाइथन के नॉलेज सोर्स होंगे। तो ये जो है वो एक तो हो गया सेंट्रल रिपोजिटरी जो कि ब्लैक बोर्ड है, वन पार्टीशन हो गई, और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो उसके नॉलेज सोर्स है जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है। एक तीसरी पार्टीशन भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं। जैसे अगर आप लोगों को मॉडल व्यू कंट्रोलर का आइडिया हो इस आर्किटेक्चर का, तो आपने पढ़ा होगा कि अब मॉडल और व्यू को जो है वो कोऑर्डिनेट करने के लिए कंट्रोलर यूज होता है।
यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ यूज होता है, ब्लैक बोर्ड में। कुछ सिनेरियोज में जो है वो क्या है कि ब्लैक बोर्ड नॉलेज सोर्स जो है वो आपको जो है वो ज्यादा मैक्सिमम नजर आएगा, मगर कुछ सिनेरियोज में जो है वो मे देयर इज अ चांस कि आपको जो इन नॉलेज सोर्स और ब्लैक बोर्ड की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो यूजिंग कंट्रोलर आपको नजर आ रही हो। इसीलिए जो मेजर पार्ट है वो क्या है, आपका नॉलेज सोर्स और ब्लैक बोर्ड, जबकि कंट्रोलर जो है वो उसको हमने एज अ मेजर पार्ट उसकी ब्रेकडाउन में शामिल नहीं किया। इन सम सिचुएशंस यू वुड हैव एन एग्जांपल्स और सिचुएशंस जहाँ पे कंट्रोलर जो है ना वो आ रहा होगा। अब ब्लैक बोर्ड और नॉलेज सोर्स जो है वो दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। अब उनको कनेक्ट करने के लिए हमें कोई टेक्निक चाहिए, राइट? अब इनके दरमियान जो कनेक्शन हमें जो स्टडी करना है नॉलेज सोर्स और ब्लैक बोर्ड का, वो अब हमें जरूरत है। अब ये जो कनेक्शन है वो किस तरह स्टैब्लिश किया जाता है, ये स्टैब्लिश किया जाता है यूजिंग इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन। अब आपने किसी ना किसी कोर्स में जरूर ये पढ़ा होगा कि एक होती है इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन और एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट मेथड इन्वोकेशन। अब अगर इन इम्प्लिसिट मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी मेथड्स या जो भी इवेंट्स जो कि कॉल हो रहे हैं, इन्वोक हो रहे हैं या ट्रिगर हो रहे हैं, वो किसी टाइम या इवेंट की बेस पे हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी फ्रेंड का बर्थडे 10 मई को होता है, पिछली दफा मैंने जो है ना उसको 10 मई को मैंने उसको विश किया और फिर उसके बाद मैंने क्या है अपना एक रिमाइंडर सेट कर दिया है कि जब भी 10 मई आए तो मुझे वो रिमाइंड करा दे। अब 10 मई को मुझे जब वो रिमाइंडर देगा तो इसका क्या मतलब है, वो टाइम बेस उसकी ट्रिगर हुआ है वो वाला इवेंट। तो ऐसे मेथड्स को जो टाइम बेस या किसी इवेंट की वजह से इन्वोक होते हैं, दे आर इम्प्लिसिट। तो यहाँ पे जो नॉलेज सोर्स और एजेंट जो या जिनको मैं एजेंट्स या नॉलेज सोर्स अब हम कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर के केस में, तो नॉलेज सोर्स और जो ब्लैक बोर्ड है इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो किस तरह से एस्टेब्लिश होता है यूजिंग इम्प्लिसिट मैथड इन्वोकेशन। और वैसे आपको अगर रिकॉल के लिए बता दूं कि जो एक्सप्लिसिट मैथड इन्वोकेशन होता है उसमें क्या होता है कि हमें यूजर से जो है ना किसी मेथड को इन्वोक करने के लिए कोई इनपुट लेनी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन जो है वो किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाए ताकि नॉलेज सोर्स और ब्लैक बोर्ड के दरमियान जो है वो एक कनेक्शन बनाया जा सके। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास पब्लिशर और एक है हमारे पास सब्सक्राइबर, राइट? अब पब्लिशर का क्या काम है कि उसने डेटा को पब्लिश करना है या डेटा को ब्रॉडकास्ट करना है। और जो सब्सक्राइबर है उसका क्या काम है कि उसने जो डेटा है, जो पब्लिश डेटा है, उसको एक्सेस करना है यूजिंग वाया सम सब्सक्रिप्शन, राइट? अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या है, नॉलेज सोर्सेज है जो कि क्या करेंगे, उन डेटा को सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर क्या होगा, सब्सक्राइबर का क्या काम है कि वो सिर्फ उन एजेंट्स या सब्सक्राइबर को उन डेटा की जो है वो सब्सक्रिप्शन देगा जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम्पल एक न्यूज़पेपर की तरह है कि हमारे पास जो है वो न्यूज़पेपर में न्यूज एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर क्या है, एक पब्लिशर के तौर पे काम कर रहा है। और सब्सक्राइबर्स कौन है यहाँ पे, कि जो कि उस न्यूज़पेपर में से डेटा को जो है वो क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। मगर कौन से सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने उस न्यूज़पेपर को परचेज किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। अब यही वाली एग्जाम्पल जो है वो यूट्यूब की भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे क्या आता है, हमारे पास ऑप्शन होता है सब्सक्राइब का। ठीक है, मैक्सिमम क्या कर रहे होते हैं यूट्यूबर्स, मैं भी आपको कह रही होती हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो क्या है कि वहां पे आ रहा होता है सब्सक्राइब का ऑप्शन। तो सब्सक्राइब, जिन लोगों ने सब्सक्राइब का चैनल मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, तो जब भी वो कंटेंट क्रिएटर कोई कंटेंट उसके अंदर ऐड करता है तो वो क्या होता है, उसके सब सब्सक्राइबर्स को क्या चली जाती है, एक नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आर्किटेक्चर को, स्टाइल को आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि यहाँ पे देखें कि जो ब्लैक बोर्ड है शेयर डेटा, वो क्या है, वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जो किस लिए यूज हो रही है, डेटा को स्टोर करने के लिए। और जो एजेंट्स हैं या जो नॉलेज सोर्सेज हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने डोमेन स्पेसिफिक डेटा को जो है ना स्टोर कर रहे हैं, राइट? अब वो जो डोमेन स्पेसिफिक जो एक्सपर्ट है अपनी डोमेन में, जिनको हम नॉलेज सोर्सेस कह रहे हैं, वो डेटा को ब्लैक बोर्ड के अंदर रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ये देखें आप यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एरोज लगे हुए हैं, दैट इज अमंग ब्लैक बोर्ड एंड देयर नॉलेज सोर्सेज। अगर तो यहाँ पे कोई अपडेट आती है, ठीक है, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उसके अंदर कोई अपडेट आती है, तो क्या है कि जो जितने भी नॉलेज सोर्सेज हैं उनको भी जो है वो नोटिफाई किया जाता है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन ब्लैक बोर्ड में चेंज होने की वजह से आपने अपडेट करनी है, मेरे अंदर चेंज आ गया है, तो फिर आप वो जो कॉरिस्पॉन्डिंग अपडेट है वो आप अपने अंदर भी कर लें, ये नोटिफिकेशन चला जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक्टिव है हमारी जो रिपोजिटरी है।
क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रिगर्स इन्वॉल्व है। अब अगर हम बात करें रूल बेस्ड ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर की, तो फॉर एग्जांपल अगर हम रूल बेस को मैं समझाने से पहले अगर आपको बताऊं कि अब हमारे पास क्या है, कि हमारे पास मल्टीपल, हमने देखा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, पाइथन है, रूबी है, पता नहीं क्या क्या है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास मल्टीपल नॉलेज सोर्सेज हैं किसी ब्लैक बोर्ड के अगेंस्ट, राइट, जो कि हमें किसी प्रॉब्लम का जो कि हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसका कोई सोल्यूशन देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस का जो नॉलेज सोर्स है या जो स्टूडेंट है या जो प्रोग्रामर है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सी प्लस प्लस में देंगे। जावा के जो नॉलेज सोर्स हैं, नॉलेज जावा के जिनका डोमेन नॉलेज है, जावा के जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैं नॉलेज सोर्स कह रही हूँ, वो जावा के अंदर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। अब क्या है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो नॉलेज सोर्स है वो डेटा को सिंगल फॉर्मेट में स्टोर करे। मे देयर इज अ चांस कि वो हर नॉलेज सोर्स पे डेटा जो है वो मल्टी डिफरेंट तरह के फॉर्मेट के ऊपर जो है ना वो क्या हुआ हो, स्टोर हुआ हो। अब ब्लैक बोर्ड जो है वो स्टोर करता है आपके फैक्ट्स को, हाइपोथेसिस को, ठीक है, मगर जो कि हमारा नॉलेज सोर्स है वो किसको स्टोर करता है, यहाँ पे रूल्स को, और उन रूल्स की बेस पे जो है ना हमारे डिसीजंस होते हैं। अब इसी रूल बेस्ड को हम एक क्लास डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे पास है तीन क्लासेस, एक क्लास है ब्लैक बोर्ड, एक है कंट्रोलर, और एक है क्या हमारा नॉलेज सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लैक बोर्ड की जो क्लास है उसने उसके पास है फैक्ट्स और हाइपोथेसिस इसके अंदर, और जो ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो इन फैक्ट्स के ऊपर या हाइपोथेसिस के ऊपर काम कर सकते हैं, इंस्पेक्ट और अपडेट। अब जो ब्लैक बॉक्स है वो एक बात आपने याद रखनी कि हर सिस्टम के अगेंस्ट एक ही होता है, जबकि जो नॉलेज सोर्सेज होते हैं ना वो एक सिस्टम के अगेंस्ट मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखें एक मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। हर नॉलेज सोर्स जो है वो अपनी डोमेन या अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है वो उस प्रॉब्लम के हिसाब से हर नॉलेज सोर्स जो है वो कुछ रूल्स होंगे उसके पास, और उन रूल्स की बेस पे नॉलेज सोर्स में कुछ कोई डिसीजन होगा। अब जो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, वो एक सेंट्रल स्टोरेज है, उसका क्या काम है कि उसने इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, राइट। और जो नॉलेज सोर्स है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने जो है वो उन रूल्स को बिल्ड करना है, डेवलप करना है, किन के अगेंस्ट, हर फैक्ट और हाइपोथेसिस जो कि ब्लैक बोर्ड के अंदर मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि जो फैक्ट्स हैं या हाइपोथेसिस हैं वो ब्लैक बोर्ड की क्लास से आएंगे, और उन फैक्ट्स या हाइपोथेसिस की बेस पे या उनके ऊपर जो है वो कुछ रूल्स इंप्लीमेंट होंगे नॉलेज सोर्स में, और उन रूल्स के ऊपर जो है वो उन रूल्स के ऊपर कोई डिसीजंस जो है वो होंगे। नॉलेज सोर्स जो है वो उसका अब क्या काम है कि उसने मैच करना है और अपडेट करना है। ये देख रहे हैं आप, इसके मेथड्स हैं कि वो उन रूल्स के ऊपर वो कंप्यूटेशंस कौन सी परफॉर्म कर रहा है, मैचिंग की और अपडेशन की। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोलर भी है। कंट्रोलर की क्लास के पास देखें एक्सेस है दोनों का, ब्लैक बोर्ड का भी और नॉलेज सोर्स का भी, और उसकी अपनी भी कुछ फंक्शनैलिटी है एग्जीक्यूशन की, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या कर रहा है कंट्रोलर, उसका टास्क क्या है कि उसने एक तो कोऑर्डिनेशन करानी है, या कम्युनिकेशन का सोर्स है वो ब्लैक बोर्ड और नॉलेज सोर्सेज का, और उनको एग्जीक्यूशन भी उसकी अपने भी मेथड्स हैं, अपना भी उसकी फंक्शनैलिटी है। अब ब्लैक बोर्ड की हम यहाँ पे एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ना वो एक सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंटेड है। ये सिस्टम जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ट्रैवल काउंसलिंग सिस्टम, राइट। और ये सिस्टम जो है वो ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल की हेल्प से जो है वो बिल्ड किया है, डेवलप किया गया है। क्लाइंट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोलर से क्लाइंट ने जो है वो कोऑर्डिनेट किया है, और वो जो है ना वो कोई इनपुट दे रहा है रिगार्डिंग उसने कोई मतलब ट्रैवल करना है, कोई विजिट है, कोई उसने जो है ना वो कोई ट्रिप जो है ना वो चाह रहा है आउट ऑफ द कंट्री, के यूके विजिट करना है, यूएस करना है, दुबई करना है, या जहां भी करना है। अब कंट्रोलर को देखें, जो लिंक्ड है कंट्रोलर वो ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम के साथ है, जो कि जो ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम है यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है जो ब्लैक बोर्ड है कि वो क्लाइंट से इनपुट ले रहा है, प्रॉब्लम ले रहा है एज ए प्रॉब्लम, और उसके अगेंस्ट जो है वो हर नॉलेज सोर्स एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब यहाँ पे नॉलेज सोर्स कौन कौन है, यहाँ पे देखें जो ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम है वो एक ब्लैक बोर्ड है, जबकि जो अट्रैक्शन एजेंट है, एयर एजेंट है, होटल एजेंट है, ऑटो एजेंट है, बिलिंग एजेंट है, ये जो पांच हमारे पास जो एजेंट्स हैं ये हमारे पास क्या है, नॉलेज सोर्स, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन डोमेन्स। अब अगर हम अट्रैक्शन एजेंट की बात करें तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या कर रहा है, ये जितने भी
जिस भी कंट्री की उसने रिक्वेस्ट की है, दुबई की फॉर एग्जांपल, अगर वो दुबई का कह रहा है तो जितने भी अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं दुबई में, वो उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और जो हमारे पास एयर एजेंट है, उसका क्या काम है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रैवल या वीजा, फॉर एग्जांपल कौन सी एयरलाइन कितने पैसों में जो है वो टिकट ऑफर कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम बात करें होटल एजेंट की, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो होटल से रिलेटेड रिगार्डिंग स्टे, कि कहाँ पे लोकेशन है, कौन से होटल की, कितने चार्जेस हैं पर नाइट, वो सारी इंफॉर्मेशन ये एजेंट प्रोवाइड करे। और अगर ऑटो एजेंट की बात करें, तो वो किससे, व्हीकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन के, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं किसी जो हमारा अट्रैक्शन पॉइंट है वहां गए हैं और वहां से वो आपको बता रहा है कि हाँ जी कैब जो है वो कितनी दूर है, कितना उसका फेयर है, और वो उसकी लोकेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन का जो है ना ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जो हमारे पास है बिलिंग एजेंट, अब ये देखें, ये जो एक ऐसा एजेंट है जो क्या कर रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये बिलिंग एजेंट, जब क्लाइंट ये कंफर्म करता है ना अपना ट्रिप, ठीक है, जब उसने क्लाइंट ने अपना ट्रिप कंफर्म किया, तो इस एजेंट ने फैसिलिटेट करना है इन द फॉर्म ऑफ बिलिंग के प्रोसीजर से। अब आप रिकॉल करें, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने पब्लिश और सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने यहाँ पे देखा है कि जो बिलिंग एजेंट है ना, वो तब तक सब्सक्राइब नहीं होगा जब तक के क्लाइंट अपना कंफर्मेशन नहीं देता टूर का। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके फॉर एग्जांपल दुबई ट्रिप से रिलेटेड जो पब्लिश जो है वो होती है, वो क्या है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट एजेंट्स, एंड इट इज सब्सक्राइब्ड बाय द क्लाइंट, राइट। ये देखा है आपने ये चीज। तो फिर इसका क्या मतलब है कि जब तक क्लाइंट कंफर्म नहीं ना करेगा, तो ये जो बिलिंग एजेंट है ये वो तब तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं होगा। और अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास तीन मेजर कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, एक सबसे पहले ब्लैक बोर्ड, जो कि कौन है, ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम, दूसरे कौन है, नॉलेज सोर्सेज, ये पांच नॉलेज सोर्सेज, और एक कंट्रोलर है। तो अब अगर हम देखें, तो ये देखें आप, ये जो एरोस के ऊपर गौर करें, ये एरोस बाय डायरेक्शनल, इसका क्या मतलब है कि डेटा रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, दोनों। तो अब हम देखें कि यहाँ पे जो डेटाबेस भी हमें एक मौजूद नजर आ रहा है। तो अब इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है ना, उसको जो है वो स्टोर करना है बाय लिंकिंग इट विद ब्लैक बोर्ड। एंड व्हाट इज ब्लैक बोर्ड, दैट इज ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब अगर हम देखें, समराइज करें कि इसके एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से हैं, पहले ही हमने डिस्कस किया कि एआई की प्रॉब्लम्स के लिए जहां पे डेटा जो है वो एक सिंगल स्टोरेज में हो, और उसके जो नॉलेज सोर्सेज जो हैं वो डेटा को ट्रिगर जो है ना कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है, अब हमारा अगर हम देखें तो प्रॉब्लम जो है अगर इस नेचर का है, दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है कि अगर एक प्रॉब्लम जो है वो मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स के साथ जो है ना वो मिल के काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले देखे हमने, भी पिछली एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे क्या थे, मल्टीपल एजेंट्स थे, ठीक है। और वो क्या है कि वो एक सिंगल प्रॉब्लम को जो है ना वो केटर कर रहे हैं। रूल बेस में हमने देखा था, जब हमने रूल बेस ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल को देखा था, तो वहां पे क्लास डायग्राम में हमने देखा था कि हम एक से ज्यादा नॉलेज सोर्सेस को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने ही देखा था ना। तो ये जो एक से ज्यादा नॉलेज सोर्सेस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज एन एडवांटेज ऑफ ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज स्केलेबिलिटी। क्यों, क्योंकि स्केलेबिलिटी इस तरह कि नॉलेज सोर्सेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे ऐड करें, हम उसको आर्किटेक्चर में से रिमूव करें, उस सिस्टम में से चाहे उसके अंदर हम एडिंग करें, उसकी अपडेट उसको लगा दें, निकाल दें, तो ये आसान होगा पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है। और अगर हम कंकरेंसी की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी नॉलेज सोर्सेज हैं वो कंकरेंटली काम कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं, विदाउट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड किए हुए, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर इनकी कोई इनपुट की डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस डिपेंडेंसी ना होने की वजह से जो नॉलेज सोर्सेज की इनपुट है वो किसी भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि एक नॉलेज सोर्स की इनपुट जो है वो दूसरे नॉलेज सोर्स को मिलेगी तो फिर ही कहीं काम जो है ना कंप्लीट होगा। नॉलेज सोर्सेज अपनी अपनी फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट हैं, और अपना जो काम है वो पैरेलल कर रहे हैं विदाउट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। अपने पीयर दूसरे नॉलेज सोर्सेज के ऊपर डिपेंड किए बगैर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो तीसरा जो इसका फायदा है वो क्या है, वो है रीयूजेबिलिटी। अगर रिपोजिटरी आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, और फेलियर के केस में जितने भी कनेक्टेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जहाँ पे, उधर हम उसको क्या कह रहे थे, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, वो क्या होंगे, या एजेंट्स कह रहे थे हम।
रिपोजिटरी आर्किटेक्चर के केस में, तो क्या होंगे, वो इफेक्ट होंगे। सेम इज द केस विद देयर ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर में जो जो कंपोनेंट हैं, जो कि मतलब कह लें कि जो भी नॉलेज सोर्सेज हैं, वो एक सेंट्रल कंपोनेंट के ऊपर, जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है वो सॉरी, आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है कि दे कैन बी रीयूज्ड, ऐसे ही है ना, वो रीयूज किए जा सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जैसे हर चीज का कुछ अप्स होते हैं, कुछ डाउन्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ डाउन साइड में वही है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। तो अगर एक जगह फेल होगा तो बाकी कंपोनेंट्स भी इफेक्ट होंगे। और यहाँ पे जो है वो दूसरा इसका फेलियर क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ वही है, सॉरी, डिबगिंग और टेस्टिंग जो है ना वो चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नॉलेज एरियाज जो हैं वो ब्लैक बोर्ड से अब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और वहीं पे अपडेट कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन। तो मे देयर इज अ चांस ड्यूरिंग द अपडेट के ऐसा हो कि नॉलेज सोर्स और ब्लैक बोर्ड जो है वो एक नई चेंज आ जाए। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो नॉलेज सोर्स में अपडेट कर रहे हैं अभी किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज सोर्स में, और वहां पीछे जो मेन ब्लैक बोर्ड है उसके अंदर कोई चेंज आ जाए, तो अब जब जहां पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अपडेट्स आ रही होती है ना, वहां पे डिबगिंग और टेस्टिंग इस तरह के सिस्टम्स के लिए ना थोड़ी चैलेंजिंग होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पिछली वो जो हमने एग्जांपल देखी ट्रैवल एजेंसी वाली, कि वहां पे फॉर एग्जांपल यूजर जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन अभी होटल यूएसए के होटल से रिलेटेड जो है ना वो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन फेच हो रही है, और इसी लम्हे वो जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो दुबई के लिए, तो अब क्या है, दुबई के लिए कर देता है। अब जो फ्लो अब यहाँ पे जो है कि फ्रीक्वेंट चेंज आई है, तो जो फ्लो कंट्रोलर से ब्लैक बोर्ड और नॉलेज सोर्स का है वो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है ना वो ऐसे सिस्टम्स की डिबगिंग और टेस्टिंग थोड़ी सी जो है ना वो जहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही होती है ना, अब्रप्ट चेंजेस आ रही होती है, वहां पे थोड़ी मुश्किल होती है। तो अभी हमने देखा कि अभी हमने आर्किटेक्चर स्टाइल्स कुछ डिफरेंट डिस्कस किए हैं। तो अब आपने इवेलुएट करना है अपने सिस्टम को, अब आपने खुद डिटरमिन करना है कि आपके सिस्टम के हिसाब से कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ना वो आपको सूट करता है। बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स हैं जो आपको जब भी आपने डिजाइन डिसीजंस लेने हैं तो वो आपके दिमाग में होने चाहिए, राइट? कि आपका जो एंड यूजर है वो सेट ऑफ डेटा उसको शेयर करना है, ठीक है, या जो आपका यूजर बेस है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने पूछने हैं जब भी आपने कोई अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो आपने सिलेक्ट करना है फॉर द बिल्डिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज feel free to ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.